अच्छा, सैलरी को हम लोग दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। कितना पार्ट में कंप्लीट करेंगे? दो पार्ट में। तो एक पूरा रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है, सारा रिटायरमेंट बेनिफिट वाला आज देख लेंगे। और उसका जो मेन कंप्यूटेशन बनता है ना, बेसिक सैलरी एट डीए बोनस, उसको एक संग करेंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट डे कर लेंगे हम लोग। पर एक बार देखो, कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं, एक हम लोग करेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट और एक टोटल कंप्यूटेशन वाला पार्ट करेंगे। अल्टीमेटली जब कंप्यूटेशन वाला पार्ट करेंगे ना, तो रिटायरमेंट बेनिफिट भी उसी का पार्ट है। तो पूरा कंप्लीट शब्द एक संग बनता है। एग्जाम में कई बार पूरा कंप्लीट सम्स ही देता है। लेकिन आज जो सबसे पहले हम लोग इस पे फोकस करेंगे वो है मेरा ग्रेजुएटी, टॉपिक है पेंशन, लीव सैलरी। इस तीन पे पूरा फोकस करेंगे और तीनों का सारा डिफरेंस बारीकी से समझ लेंगे। और एक और छोटा सा टॉपिक करेंगे वो है एचआर, हाउस रेंट एनालिसिस। इसको भी सॉल्व करने का लगभग जो तरीका है सेम है। सबसे पहले आते हैं ग्रेजुएटी में। किस में आते हैं? ध्यान से सुन लेना सारा बात। ग्रेजुएटी इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट। ये क्या है भैया? रिटायरमेंट बेनिफिट गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इन द कंसिडरेशन ऑफ द पास्ट सर्विसेज। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 deal with the exemption from the following from gratuity income। केस ए क्या बोलता है? ग्रेजुएटी रिसीव्ड ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस। ग्रेजुएटी क्या है? एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। जब आप रिटायर हो तब आपको लेना चाहिए। बट अगर आप बीच में ही रिटायरमेंट का बेनिफिट यूज करते हो, आप पैसा देते हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर नॉन गवर्नमेंट। वो जो भी आप पैसा लोगे वो फुल्ली क्या होगा? टैक्सेबल। क्या होगा? और टैक्सेबल उसका लिखा इन द हैंड ऑफ द एम्प्लॉय। इसका मतलब एम्प्लॉय को टैक्स भरना पड़ेगा, एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय टैक्स भरेगा, ठीक है। बी, ग्रेजुएटी रिसीव्ड एट अ टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। जब रिटायर हो रहे हो तब मिल रहा है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो क्या, हाँ, तो पूरा का पूरा एग्जाम हो जाएगा 10 सबसेक्शन, मतलब क्लॉज 1। ग्रेजुएटी अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो क्या हो? अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो भैया आपको मिलेगा कुछ एग्जाम्पशन मिलेगा, उसका लिमिट है। एग्जाम्पशन क्या होगा? ध्यान सुनना। आपको हकीकत में ग्रेजुएटी कितना रिसीव्ड हुआ है वो, ये स्टेटरी अमाउंट 20 लाख, तो हमेशा 20 लाख रहेगा। फिर रहेगा 15 वर्किंग डे ऑफ द सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, मतलब 15/26। लेकिन भैया 15 वर्किंग डेज बोल रहा है ना, तो 15/30 होना चाहिए ना। लेकिन 4 संडे लेस करके हो जाएगा 15/26, ठीक है। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, एक चीज याद रखना है, कंप्लीटेड ऑफ ईयर सर्विस में एनी फ्रैक्शन इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, ठीक है। जैसे एग्जांपल 7 ईयर 9 मंथ, इसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? लेकिन वहीं पे 7 साल 5 महीना को क्या मानेंगे? 7 साल 6 महीना विल बी ट्रीटेड एज 7 साल 6 महीना से एक दिन भी ज्यादा हुआ तब हम लोग उसको मानेंगे। अदरवाइज अगर 6 महीना तक है तो कम, कोई दिक्कत। इसको जब हम लोग निकालेंगे 15/26, ठीक है। सैलरी, सैलरी क्या पे मतलब क्या है? बेसिक प्लस डी, वो भी लास्ट रन, मतलब आखिरी आप क्या निकाले थे, आखिरी सैलरी क्या विड्रॉ, जिस दिन आप रिटायर हुए थे उस टाइम में लास्ट सैलरी जो ड्रॉ किए थे उस मंथ का, उस सैलरी का खाली क्या देना को? बेसिक और डीए। बाकी कमीशन वगैरह पेंशन कुछ नहीं, खाली बेसिक और डीए। आप ग्रेजुएटी रिसीव कर रहे हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, बढ़िया बात है। लेकिन आपका कंपनी पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं है। इसके ऊपर वाला जो हम लोग किया वो कवर्ड था। क्या था? तो आपको जो भी अमाउंट मिला वो अमाउंट 20 लाख का 20 लाख, और यहाँ पे वही 15 वर्किंग डेज है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है,
15/30, यहाँ पे 4 संडे माइनस, तो ये क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है। क्या हो जाता है? तो ऊपर क्या था 15/26, यहाँ क्या 1/, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और यहाँ पे एवरेज सैलरी, यहाँ पे क्या था लास्ट ग्रॉस सैलरी, यहाँ पे एवरेज सैलरी कितना महीने का एवरेज सैलरी, जिस मंथ आप रिटायर हुए, जिस मंथ आप रिटायर हुए उस मंथ को छोड़ दो, उस मंथ को, उसके पहले का आपको 10 मंथ का एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? 10 मंथ का एवरेज, उस मंथ को छोड़ दो। आप उस मंथ में 1 तारीख को रिटायर हो या 31 तारीख को या 30 तारीख को, उस मंथ को इग्नोर कर देना है। यहाँ पे एक चीज याद रखना है, फ्रैक्शन को पूरा इग्नोर मारना है। मतलब 7 साल 9 महीना दिया है तो 7 साल 2 महीना दिया है। अगर आप कवर्ड रहते हो, क्या रहते हो, अगर आप कवर्ड रहते हो तो यहाँ पे फ्रैक्शन मैटर करता है। यहाँ पे फ्रैक्शन मैटर, एवरेज सैलरी कैसे नहीं, बेसिक प्लस वो भी कौन सा डीए, फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। डीए में भी कभी कभी दे देता 50% रिटायरमेंट बेनिफिट, 60, तो वो वाला पोर्शन लेना, पूरा डीए, और नहीं कुछ बोला तो फिर पूरा डीए ले लेंगे। कमीशन, ऊपर में क्या रहा बेसिक प्लस डीए था खाली, वो भी लास्ट ग्रॉस सैलरी, यहाँ क्या हो गया बेसिक डीए कमीशन। कितना मंथ का लेना हमको, लास्ट मंथ का, किस मंथ का, सॉरी लास्ट 10 मंथ का। इफ एन एम्प्लॉय रिटायर 18/11 देन 10 मंथ, कहाँ से कहाँ होगा, नवंबर में रिटायर हुआ है तो हम अक्टूबर से जाएंगे, तो जनवरी टू अक्टूबर कितना होता है, तो मतलब जिस मंथ रिटायर हुआ मंथ को तो छोड़ ही दिया आखिर। इफ डीए इज नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, अगर डीए रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट, then the same shall be not included in the salary for the purpose above, तब उसका ऐड। लेकिन अगर कुछ बोला ही नहीं तो हम क्या मानेंगे कि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट। कोई दिक्कत है इसमें, एक ग्रेजुएटी था क्लियर। अब आते हैं पेंशन में, पेंशन क्या है 10-10 है पेंशन, कोई दिक्कत है, एक बार ग्रेजुएटी को हम रिपीट करें क्या क्या था, जो एक स्टेटरी अमाउंट 20 लाख दोनों पक्का देखना है, कवर्ड है कि नॉट कवर्ड, अगर कवर्ड है तो 15/26, और कवर्ड नहीं है तो 1/2। वहां पे था लास्ट ड्रॉन सैलरी, भी खाली बेसिक और डी है, यहाँ पे बेसिक डी और कमीशन भी है, और यहाँ पे डी में भी एक कंडीशन है, फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट होना चाहिए, वो भी प्रीवियस 10 मंथ का देंगे, जिस मंथ हम रिटायर हो रहे हैं उस मंथ को छोड़ के, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अच्छा, उसमें फ्रैक्शन को क्या करते थे, देखते थे अगर 6 महीना से ज्यादा है फ्रैक्शन कवर्ड वाले में तो उसको होल ईयर काउंट कर लेते थे, और यहाँ पे कुछ भी हो फ्रैक्शन को इग्नोर। अब बात है पेंशन का, किसका बात है, पेंशन जनरली 2 तरह का होता है, एक होता है कम्यूटेड, एक होता है अनकम्यूटेड। ये कम्यूटेड का मतलब क्या होता है, कम्यूटेड का मतलब होता है इकट्ठा एक साथ, अनकम्यूटेड का मतलब होता है मंथली। बात समझ आए तो कोई दिक्कत इसमें। अच्छा, मान लीजिए जैसे कि एग्जाम्पल हम बोल दे कि 6 महीने का फीस एक संग देना है, ठीक है, तो हो गया कम्यूटेड। अगर मंथली मंथली दे दो तो अनकम्यूटेड, मतलब इकट्ठा नहीं है। कम्यूटेड पेंशन is fully taxable in the hand of all employee, उधर अनकम्यूटेड पेंशन है क्या है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई या नॉन गवर्नमेंट सबको टैक्स। अनकम्यूटेड commuted pension received by the commuted pension received by the government employee is commuted pension received by an employee who also receive gratuity। अब ध्यान से सुन, ये चीज बहुत मैटर करता है पेंशन में कि आपको ग्रेजुएटी मिलता है या नहीं मिलता है। अगर आपको ग्रेजुएटी मिलता होगा, क्या होता होगा ग्रेजुएटी, तब आपको डिडक्शन मिलेगा 1/3। क्या मिलेगा, एग्जाम्पशन कितना का मिलेगा 1/3, बता देंगे क्या है। और अगर आप ग्रेजुएटी नहीं मिलता होगा तो 1/2, ठीक है। अब इसको जब प्रैक्टिकली समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। एक इंसान है जो 1/4/2023 को रिटायर हुआ है, अब उसको, एक सेकंड, रिटायर हुआ है 31/3/2023 को, ठीक है। उसको 1/4 से पेंशन मिलने वाला है, हम लोग पेंशन मान के चलते हैं
10,000 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा? 10,000 पर मंथ। ये आदमी 1 जुलाई को, कितना, 1 जुलाई को, एक सेकंड, 1,00,000 रुपए उठा लिया है। क्या उठा लिया? कम्यूट करके एक ही बार में इकट्ठा पैसा उठा लिया 1,00,000 रुपए, ठीक है, जो कि इसका पेंशन का 50% है। कितना परसेंट है? बात समझा? तो अब कैसे इसको काउंट करेंगे जरा ध्यान देखना। सबसे पहले लिखेंगे अनकम्यूटेड पेंशन। क्या लिखेंगे? अनकम्यूटेड पेंशन कितना होगा, ध्यान से पहले समझ लेना। 10,000 करके कितना महीना तक पेंशन उठाया है? अप्रैल, मई, जून, 3 महीना तक। कितना होगा? जुलाई में तो फिर 50% पहले उठा लिया था, तो 10,000 करके 3 महीना मिलेगा 30,000 प्लस उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितना होता है? कितना मंथ हो रहा है? 8। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीना ना। और ऐसे भी, हाँ, और ऐसे भी तुम नोटिस करोगे ना कि पूरा ईयर 12 महीना का है और 3 महीना वो क्या किया है, ढंग से पेंशन उठाया, तो बचा कितना? 9 महीना उसको कितना मिलेगा? 5,000 करके। कितना करके? क्योंकि 50% वो क्या किया, इकट्ठा उठा लिया। क्या किया है? अगर बोलता 60% उठा लिया तो क्या देते? 40 देते। 70 बोलता तो 30। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। इसका टोटल करेंगे तो कितना होगा? 30,000 और प्लस 45,000, मतलब टोटल 75,000 हो गया। ये तो भैया पूरा टैक्सेबल होता है, कल ही पढ़े थे अनकम्यूटेड पेंशन पूरा। अब आता है कम्यूटेड पेंशन। कितना बारी आता है? ठीक है, अब कम्यूटेड पेंशन में मान के चलते हैं कि ये बंदा जो है इसको ग्रेजुटी मिलता है। क्या होता है? ग्रेजुटी मिलता है। अब कुछ नहीं करना है, 1,00,000 रुपए यहाँ लिखे डिवाइडेड बाई 50%। ये 50% ये वाला है, कोई दिक्कत है? अगर ये 60 रहता तो ये भी 60, ये 50 है तो ये भी 50, ये 60 रहता तो ये भी 60, कोई दिक्कत है? और ये वाला 50 क्या है जो ऊपर हम लोग कर रहे थे, माइनस करके किए थे, क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? पक्का? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? इसको ग्रेजुटी मिलता है तो डिडक्शन क्या हो जाएगा? 1/, अब जरा कैलकुलेटर पे करो, 1,00,000 का 50%, 2,00,000 डिवाइडेड बाई 3, कित कोई दिक्कत है? पक्का? यहाँ पे इतना अमाउंट हो जाएगा, कोई दिक्कत? और अगर ये क्या रहता तो 1/2 हो जाता। क्या हो जाता? 2 हो जाता। जरा इसका 1/2 करो तो बताओ कितना आएगा? 1,00,000 आ रहा है ना? अब ध्यान देना, अब ध्यान सुनो क्या बोल रहा था। कम्यूटेड पेंशन रिसीव बाय एन एम्प्लॉय हु डज नॉट रिसीव ग्रेजुटी, 1/2 of total pension which SSC is normally entitled to compute is exam। बात समझ में? 1,00,000 हाथ में मिला उसको पेंशन, और ये जो आप एग्जाम्पशन कैलकुलेट किए हो 1,00,000 बाई 50 इंटू 1/2, तो 1,00,000 का पूरा 1,00,000 क्या हो गया? डिडक्शन मिल गया, यानी कि टैक्सेबल पेंशन कितना हुआ? 75,000। कोई दिक्कत? फिर से बताएं, एक दिक्कत है और जो क्लियर करना जरूरी है। एक बार इस 50% को चेंज करते हैं, 60 करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है? मानते ही हम लोग को कितना दिया है? कम्यूटेड का 60%, ठीक है? अब जरा समझो, अनकम्यूटेड पेंशन कितना था? 10,000 इंटू प्लस 60% उठा लिया है तो बचा कितना है? 10,000 का 40%, यानी कि 4,000 9, कितना हो जाएगा? टोटल हो गया 66,000। ये तो पूरा टैक्सेबल होता है। अब आता है कम्यूटेड पेंशन।
कितना उठाए भैया कम्यूटेड पेंशन? 1 लाख उठाए हैं, कोई दिक्कत है? कम्यूटेड पेंशन उठाए हम 1 लाख, हो गया। इसमें हमको एग्जम्पशन मिलेगा, क्या मिलेगा? एग्जम्पशन कितना मिलेगा? 1 लाख का इनटू मान के चलते ग्रेजुटी रिसीव कितना आ रहा है? माइनस कर देंगे इससे, जो अमाउंट बचेगा उसको यहां लिखो, क्या बचेगा? डबल फोर फाइव ही ना, कोई दिक्कत है? कम्यूटेड अनकम्यूटेड में बन जाएगा ना? क्लियर? टेंशन क्लियर हो गया? अब आता है हम लोग का लीव इनकैशमेंट। क्या आता है लीव इनकैशमेंट? होता है क्या? आप इस चीज को ढंग से समझ लो, बहुत बच्चा कंफ्यूज है। आपको पूरे अपने कार्यालय में जितना दिन आप काम किए हो, ठीक है, उस काम के दौरान आपको कुछ छुट्टी अलॉट किया गया था। आप बहुत सारी छुट्टी इंजॉय किए, बहुत सारी छुट्टी इंजॉय नहीं किए। जो छुट्टी आप इंजॉय नहीं किए, आप ऑफिस आके काम किए, बस ना, उसके लिए कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन आपको कुछ पैसा देता है, उसी को हम लोग कहते हैं लीव इनकैशमेंट। क्या कहते हैं? लीव इनकैशमेंट। अगर इसका मीनिंग डेप्थ में जाकर पता करोगे तो जो मेरा छुट्टी था, उस छुट्टी का जो वैल्यू था, उस वैल्यू को हम कैश में कन्वर्ट करवा लिए। क्या करवा लिए? कैश में कन्वर्ट, लीव इनकैशमेंट। बात में आपको कोई दिक्कत? जैसे बोलेंगे फीस इनकैशमेंट। सबसे पहले अगर आप लीव सैलरी रिसीव कर रहे हैं ड्यूरिंग अ कंटिन्यूअस ऑफ सर्विस, सर्विस के दौरान, लीव सैलरी ड्यूरिंग द कंटिन्यूअस ऑफ द सर्विस इज फुल्ली, एक चीज नोटिस करना, जो भी चीज आप सर्विस के दौरान यूज कर रहे हैं उस सब पे टैक्स लग रहा है, लेकिन वो सब क्या है? रिटायरमेंट बेनिफिट है, और आप सर्विस के बीच में यूज कर रहे हैं तब बात समझ आया? तो इन केस ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो छोड़े दो, ठीक है, एज वेल एज अदर एम्प्लॉय। यहाँ पे सबके, अब देखो सैलरी रिसीव, लीव सैलरी रिसीव बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन द टर्मिनेशन, काम छोड़ के गया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब जॉब से जा रहा है, एट अ टाइम ऑफ टर्मिनेशन लीव सैलरी रिसीव बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इज फुल्ली, पूरा का पूरा माफ। अब आ गया हम लोग का कौन भैया? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसका सिंपल सा केस है, जितना आपको मिला है प्लस 3 लाख, ठीक है, जितना आपको मिला है 3 लाख का स्टेटरी अमाउंट, 10% ऑफ एवरेज सैलरी पर मंथ। एवरेज सैलरी समझ गया ना? एवरेज सैलरी आपको निकालना पिछले 10 महीना, कितना महीना का, लेकिन यहाँ पे एक झोल है, यहाँ पे एक झोल है। वो झोल क्या है समझो, जब आप ग्रेजुएटी में पीछे 10 महीना जा रहे थे ना, तो जिस महीना रिटायर हुए उस महीने को छोड़ के जा रहे थे, हाँ, लेकिन यहाँ पे आप जिस दिन रिटायर हुए हो उस दिन से पीछे जाना पड़ेगा। समझ में आया? तो सपोज करो कि एक आदमी, ठीक है, 21, ठीक है, 21 जुलाई को रिटायर हुआ। कितने जुलाई को रिटायर हुआ? अब यहां से पीछे 10 महीना जाना है, 10 महीना, तो जुलाई के पहले क्या आता है? जून, जून के पहले क्या आता है? मई के पहले क्या आता है? अप्रैल के पहले जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, कितना हुआ? 9 महीना। हमको चाहिए कितना? 10 महीना। लेकिन याद रखना, जुलाई में 20 दिन वहां पे है, जुलाई में वहां पे, और सितंबर में 10 दिन, ऐसे होगा। क्लियर है? बात समझ आया? तुम जुलाई में 21 तारीख को रिटायर हो रहा है, तो जुलाई का 20 दिन लेंगे, और यहाँ पे 9 महीना हो गया, और आपको 10 दिन चाहिए 10 महीना के लिए, तो सितंबर से लेंगे। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? जिस दिन रिटायर होता है उसके जस्ट वहां से काउंटिंग शुरू, पीछे करना स्टार्ट। लेकिन ग्रेजुएटी में मंथ को पूरा क्या कर देते हैं? इग्नोर। नहीं, अभी चार्ज है।
अच्छा आजा, नेक्स्ट क्या बोला, अनएबल लीव इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ मैक्सिमम 30 डेज। देखो भैया गवर्नमेंट एक बात बोल के रखा है, आपका कंपनी आपको 6 महीने का छुट्टी देता हो, 2 महीने का हम मानेंगे 1 महीना, बात समझा? तो सिंपल सा बात है, मतलब है कि अगर हम कहीं पे 25 साल जॉब किए तो वहां पे मेरे को बोला था कि हर साल आप 2-2 महीने का छुट्टी दे सकते हैं, तो वो तो मेरे को टोटल 50 महीने का छुट्टी देने वाला था। कितना महीने का? गवर्नमेंट 25 महीना मानेगा, कितना महीना मानेगा? क्लियर है? वो मेरे को छुट्टी देने वाला था, ठीक है, 15 दिन का। गवर्नमेंट कितना दिन का मानेगा? बोल रहा है टू मैक्सिमम 30 डेज, ज्यादा से ज्यादा 30 डेज मानना है, तो कम मिला तो कम मानेंगे ना। क्लियर है? तो अगर वो मेरे को 2 महीने का छुट्टी दे रहा है तो हम 1 ही महीना कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर वो मेरे को 15 दिन का दे रहा है तो 15 दिन मानेंगे। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, तो मान लो कि हमको 25 महीने का छुट्टी मिला, जिसमें से हम 10 महीने का छुट्टी यूज कर लिए थे। कितना महीने का? तो बचा मेरा कितना लीव? 15 महीने का और बचा, और मेरा एवरेज सैलरी निकला हुआ है, निकालेंगे ना एवरेज सैलरी, वो एवरेज सैलरी यहाँ पे पुट कर देंगे, काम करता हूँ। अब इसमें से जो सबसे छोटा होगा, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, वो मेरे को क्या मिल जाएगा एज अ एग्जम्पशन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक डीए फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, कमीशन, कोई दिक्कत है? अब बात करेंगे रिट्रेचमेंट कंपनसेशन, किसका बात करेंगे? या तो निकाल दिया गया या तो निकल गया, सिंपल सा बात है। कभी कभी कंपनी में ना ओवर स्टाफिंग का प्रॉब्लम, मतलब ज्यादा स्टाफ हो जाता है तो वो लोग बोलता है कि सर आप निकल जाइए, आपको कुछ कैश वगैरह, वही है ये। क्या होता है सुनो, एक्चुअल अमाउंट रिसीव 5 लाख और एन अमाउंट कैलकुलेट इन अकॉर्डेंस विद द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 19, कोई दिक्कत है? 1994। अच्छा, कहने का ये मतलब है कि आपको जो भी पैसा मिलेगा उसमें से इस तीनों का मिनिमम आपका माफ हो जाएगा, तीनों में से मिनिमम, कोई दिक्कत ही ना है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव 5 लाख और एन अमाउंट कैलकुलेट, मैं एन अमाउंट बोल रहा बट आप यहाँ पे लिखे नहीं है कि कैसे अमाउंट को कैलकुलेट करना है। रीजन क्या है? तुम लोग का 4th सेम का सिलेबस में ये कैलकुलेट करना इसका पार्ट नहीं है। रीजन क्या बता देते हैं, अगर इसके अकॉर्डिंग अब ये सीखने जाओगे तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जाना पड़ेगा, तो सिलेबस को तो कम ही रखना चाह रहा है ना, इस वजह से। तो अगर ये सम दिया एग्जाम में तो तुमको ये अमाउंट बता, बात समझे? तो कोई दिक्कत है इसमें? वॉलेंटरी रिटायरमेंट, कोई कुछ बोला नहीं, आप अपने मन से बस छोड़ दिए। देखो रिट्रेचमेंट कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, मालिक बोला तुम्हारा भी मन था तब छोड़े, रिट्रेचमेंट कंपनसेशन। वॉलेंटरी सर्विस कोई प्रॉब्लम नहीं था, तुमको बस मन नहीं था काम करने का, तुम जॉब छोड़ दी, दिस इज कॉल्ड वॉलेंटरी रिटायरमेंट। एक्चुअल अमाउंट ऑफ 5 लाख विच एवर इज, क्लियर है? ये सारा रिटायरमेंट बेनिफिट का था। क्लियर? बोले थे आज एक और चीज हम लोग टैक्स में पढ़ेंगे, वो है आज का लास्ट एचआरए। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अब बाकी कोई प्लेस, ठीक है, सब कुछ सेम है। अलाउंस एक्चुअली रिसीव्ड, अलाउंस एक्चुअली रिसीव्ड, ठीक है। रेंट पेड एक्सेस ऑफ 10% सैलरी, इसको बहुत लोग नहीं समझ पाए, इसका मतलब क्या है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ, दिक्कत है? यहाँ पे क्या बोला है फिर? 50% ऑफ सैलरी, क्या बोला है? और अदर प्लेस होगा तो कितना हो जाएगा? क्या दिक्कत? क्लियर? 40% ऑफ सैलरी। यहाँ पे सैलरी का क्या डेफिनेशन है? बेसिक प्लस डीए, और भी डीए क्या? फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट कमीशन। क्लियर? अच्छा, कमीशन भी दो होता है,
एक फिक्स कमीशन होता है 2000 4000 5000, वो वाला नहीं। कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर, कि कंपनी का टर्नओवर 2 लाख है, उसका 2%, बात समझे? तो परसेंटेज वाला। सैलरी टू बी टेकन ऑन ड्यू बेसिस। ड्यू बेसिस मतलब क्या होता है? उस मंथ का भी सैलरी हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, जिस मंथ का सैलरी अभी बाकी है। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रखा है। मेरा सैलरी था 50,000, कितना था? 50,000। बॉस बोला कि थोड़ा शॉर्टेज ऑफ फंड है, इस महीना तुम 30,000 ले लो, 20,000 अगला महीना दे दो, ड्यू। बट मेरा जब ये कंप्यूटेशन होगा तो 50,000 जोड़ के क्या होगा, ठीक है। खैर इतना टफ लेवल पे देगा नहीं। एग्जाम्पशन इज नॉट अवेलेबल इफ द एम्प्लॉय लिव इन द ओन हाउस। अगर वो अपने घर में ही रहता है और एचआरए भी दे रहा है तो कुछ भी छूट, कोई दिक्कत है? अब ध्यान से सुनना। स्पेशल अलाउंसेस, एक सेकेंड। स्पेशल अलाउंसेस विच आर एग्जाम टू एक्सटेंड एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। बहुत बच्चा हमको सैलरी पढ़ते हुए बात बोल रहा था कि भैया वैसा लिस्ट कोई होता जिसका पता रहता कौन सा कैसे कैसे क्या है, कितना एग्जाम्पशन है, नहीं एग्जाम्पशन है। तुम लोगों को फोटो भी क्लिक करवाए थे। सेम चीज है, क्या बोल रहा है? अलाउंसेस विच आर एग्जाम टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लेस। यहाँ पे जो भी हम अलाउंसेस का नाम बताएंगे उसमें आपको छूट कितना मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा जो आप खर्च किए हो या कम से कम जो आपको मिला है। सिंपल सा देखते हैं। मान लो पहले एग्जांपल है ट्रैवलिंग अलाउंसेस। क्या है? ट्रैवलिंग अलाउंसेस। आपको मिला है पूरे साल का ट्रैवलिंग अलाउंसेस 10,000। कितना मिला है? आप खर्चा क्यों 8,000, कितना क्यों? 8,000। आपको छूट कितना मिल जाएगा? 8,000। कितना मिल गया? कोई दिक्कत? आप पूरा साल आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिला है 10,000। कितना मिला है? आप खर्चा क्यों 12,000। कितना खर्चा क्यों? छूट क्या हो जाएगा? बात समझ तो? तो ये जो भी लिस्ट बता रही, पूरा लिस्ट वैसे ही काम करता है। क्या क्या इस लिस्ट में है? ट्रैवलिंग डेली कन्वीनियंस, जितना ज्यादा से ज्यादा आपको मिले या जितना कम से कम आप खर्च करो उसके बेसिस पे होगा। यूनिफॉर्म और हेल्पर, यही लिस्ट बस याद रखना, इसी के इर्द गिर्द तुम्हारे एग्जाम में देगा, ठीक है। नेक्स्ट, allowances which are exempt up to the extent of amount received और स्पेसिफाइड लिमिट। ये सब लिमिट वाला है allowances। क्या है? इसके पहले जो था उसको कोई लिमिट, उसमें क्या था, आप जो खर्च कर रहे हो और आपको जो मिल रहा है उसके बीच में होता है, ठीक है ना शुभम? इसके पहले वो था कि आपको जो मिल रहा है, ठीक है, और आप जितना खर्च करो उसके बीच में आपको मिनिमम ऑर्डर पर एग्जम्पशन मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, सबका एक तो फिक्स रहेगा। क्या है? सबसे पहले चिल्ड्रन, सबको पता है 100 रुपया पर मंथ मैक्सिमम मिलेगा 2 बच्चों के लिए। कोई दिक्कत है? हॉस्टल अलाउंसेस 300 रुपया। जब सैलरी का हम लोग कंप्यूटेशन करेंगे ना, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस 2 बार आता है, एक बार ऊपर आता है और एक बार ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी के नीचे आता है। वहां पे आपको कुछ डिडक्शन देना पड़ता है। ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी में एग्जम्पशन में डिडक्शन है। क्या देखो, in case of entertainment allowances NSCC will not get any exemption but would be eligible deduction under section 16 subsection 2 Roman 2 from gross salary. The deduction is allowed to the government employee. ये डिडक्शन केवल किसको मिलेगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। इंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होता है? इंटरटेनमेंट अलाउंस अजीत डोभाल को जानते हो? अजीत डोभाल, वो कितना साल इंटेलिजेंस के लिए काम किया पाकिस्तान। तो वहाँ पे जब वो काम कर रहा था तो ऐसा बहुत सारे एक्टिविटीज उसको, जैसे बड़े बड़े लोग से मिलना जुलना ये वो, ठीक है, इंडिया के लिए काम किया। तो उसको यहाँ से एक फंड जाता होगा एंटरटेनमेंट, रहने खाने पीने घूमने फिरने, ठीक है, या किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना है तो सब चीज के उसको पैसा जाता होगा, ठीक है। जैसे मान लो उसको पता है फॉर एग्जाम्पल कि XYZ कोई क्रिमिनल है या कोई आतंकवादी है, वो पाकिस्तान के इस क्लब में जा रहा है, उस क्लब में उसको भी जाना पड़ता था। अब वहां पे जाने आने का खर्चा अपनी जेब से थोड़ी बियर करेगा,
गवर्नमेंट उसको भेजता था, इसी वजह से उसको ये डिडक्शन मिलेगा। फिर अब बाकी जो मिलता है जो प्राइवेट कंपनी में होता है, प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजर है, उसको कोई बड़ा सा डील साइन करवाना है, उसको लेकर रेस्टोरेंट जाएगा जिस कंपनी का डील, वो सब खर्चा, तो उन लोगों को एग्जम्पशन, इस केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एग्जम्पशन मिलता है। क्या मिलता है देखो, द मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी अवेलेबल एज डिडक्शन। एक्चुअल अमाउंट जो आपको मिला है 20% ऑफ हिज सैलरी, सैलरी का 20% और 5,000 रुपये, कोई दिक्कत, क्लियर है? इस तीनों में से जो कम होगा आपको माफ हो जाएगा, क्लियर है बात? हम नेक्स्ट डे हम लोग रेंट फ्री अकोमोडेशन, ठीक है, और बाकी का फॉर्मेट वो सब हम लोग सॉल्व करेंगे। आज ये तक कोई दिक्कत है?